यार ये एक ऐसी वीडियो है जो मुझे कम से कम 30 से 40 बच्चों के द्वारा भेजी गई और बोला गया कि सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे। अगर रियलिटी में बताऊं तो यार ये वीडियो मैं देख चुका था और इसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे एक्चुअल में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऐसे एक टीचर थे मेरे भी, हालांकि वो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, पर लेकिन रियलिटी में यार टीचर के साथ में ऐसा कनेक्शन हो जाता है। मतलब मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद ने फील किया है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है ना यार, टीचर को आप लोग किसी भी इंसान के साथ में इस धरती पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। इंसान मतलब एक प्रोफेशन के साथ में अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर, चाहे कोई आज के डेट में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रेसिडेंट हो, आज की डेट में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी भी एरिया में आप लोग काम क्यों ना करते हो, इवन चाहे कोई एक चोर भी क्यों ना हो, कभी ना कभी किसी टीचर के हाथों में क्यों निकल कर गया होगा। तो अगर एक सही टीचर होता है तो वो इंसान की ज़िंदगी बना देता है। और इसी तरीके से अगर टीचर को एक तरीके से ऐसे देखा जाए कि वो ज़िंदगी बनाने वाला होता है, पर लेकिन अगर वहाँ पर एक सही इंसान न बैठा हो तो बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद भी होती हैं। यानी कि अगर वो अपने प्रोफेशन को ढंग से लेकर न चले तो यार ये एक ऐसा नोबल कार्य है। मतलब मैं कभी कभी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आया। तो ये एक ऐसा एरिया है कि मतलब आप लोग बोल सकते हैं ना कि अतुल्य बोल सकते हैं आप लोग इसको, किसी के साथ में तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से यार ये एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत बड़ी अगर इसको देखा जाए। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी इंसान ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से टीचर बनना चाहते हैं कि हाँ यार हाँ आगे चलकर हम लोगों को टीचर बनना है। तो ये एक ऐसा एरिया है कि इसको एक तरीके से अंदर से फीलिंग आए कि हाँ ये काम करना है तो ही इंसान को ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी या फिर जॉब नहीं है ओनली, ये और लोगों की ज़िंदगी बना रहा और बिगाड़ रहा होता है। और जब आप लोग ऐसी पोजीशन पर हो आपकी मतलब जो जॉब है या आपका जो काम है उसकी वजह से दूसरे की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट पड़े, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जिसको बहुत ही सीरियस तरीके से फॉलो करने वाली बात होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर मैंने जब भी बात किया IAS IPS के बारे में, मैंने बोला आप लोगों को इसी तरीके से ITS होना चाहिए, इंडियन टीचिंग सर्विस। वही सेम जो आज की डेट में इज्जत जो है IAS IPS या फिर दूसरी पोस्ट को दी जाती है, उसी लेवल पर हम लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए टीचर को। जापान के अंदर आप लोगों को ऐसी सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आप लोगों से कई बार बातें भी की है। तो वही बात थी, मुझे देखकर इस वीडियो को थोड़ा सा मतलब अपनी चीज़ें याद आ गई। चलिए थैंक्स और लोट यार ये वीडियो शेयर करने के लिए। आगे चलता हूँ। आज है 18 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। करंट और स्टैटिक का बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मैं बहुत सारी न्यूज़ कवर करने वाला हूँ। और इसी के साथ में जो वीडियो रहेगी, जो भी आर्टिकल्स रहेंगे, वो अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या PIB या डाउन टू अर्थ का एक शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अच्छे से आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। और इसी के साथ में आज जो आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होंगी जो आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव करने का काम करेंगे। और आज के SLV कमांडो 2 हैं, एक तो है यहाँ पर बेसिकली कृतिका और दूसरे हैं यहाँ पर, इनके द्वारा हिंदी में आंसर दिए काफ़ी अच्छे से, नीतीश कुमार। तो ये दोनों मैंने आज की डेट में यहाँ पर मेंशन किए। तो अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनके द्वारा काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, आप लोग मैच भी कर सकते हैं। आज दोस्तों मंडे है, पूरा वीक जो है शानदार तरीके से आप लोग अपना यूटिलाइज करना है। इसी तरीके से हर एक दिन को आप लोगों को प्रोडक्टिव बनाते हुए चलना है, तभी पूरा वीक आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर द हिंदू के कई सारे आर्टिकल जो हैं वो ऐसा लगता है कि अब आप कवर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं झलक दिखाता हूँ कि मैं क्या कवर कर रहा हूँ, क्या कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग रेगुलर इस वीडियो के साथ में कनेक्टेड है। जैसे कि पहले मैं क्या किया करता था, आप लोगों को स्टार्टिंग में 10-15 मिनट ऐसे एक ओवरव्यू दिया करता था क्या क्या आर्टिकल के अंदर आ रखा है। पर लेकिन मुझे लगा कि जिन 10-15 मिनटों में मैं ये काम करता हूँ, इन 10-15 मिनटों में मैं आसानी से आप लोगों को कुछ और प्रोडक्टिव पढ़ा सकता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए आज के इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर क्या है और आप लोगों का क्या छूट रहा है, एक तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और अभी हम लोग 2022 में बैठे हुए हैं। तो यार इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो कि जो भी होगा वो इतने शानदार तरीके से होगा कि एग्जाम में जब बैठोगे तब याद करोगे हाँ कुछ पढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पर ये वाला आर्टिकल ले लो, ठीक है, ये वाला आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल जो है अभी आप लोगों को जो महाराष्ट्र के अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही है उसकी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। जो बाइडेन के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है ये वाला आर्टिकल।
ये वाला आर्टिकल जो है फिर से यहाँ पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, अगर इसको आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ढंग से, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आरएसएस और बीजेपी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल अगर इसको आप लोग देखो, किसी काम का नहीं है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग देखोगे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वाला आर्टिकल जो है, जो नीचे वाला आर्टिकल, ये बेसिकली ये भी इस तरीके से है कि जैसे कर्नाटक के इलेक्शन के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बातें की जा रही है। ये वाला आर्टिकल क्या है कि जो बाइडन जो है वो वेस्ट एशिया की विजिट पर है और उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बातें की जा रही है। वैसे तो जो बाइडन की वेस्ट एशिया की जो विजिट है ज़्यादा हमारे काम की नहीं है, पर लेकिन इंपैक्ट क्या पड़ता है इसकी विजिट का वो हम लोग देख लेंगे। आप लोगों को डिटेल में मैं कवर करा दूंगा जब ये घूम घाम लेगा सब जगह, ठीक है। पहले क्या किया करता था, मैं डे बाय डे की चीज़ें कवर करता रहता था। अब क्या करता हूँ, अब ऐसा करता हूँ जैसे यहाँ पर जो बाइडन की विजिट के बारे में कुछ आर्टिकल आ गया, कल को चलकर सेम आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में या फिर किसी और न्यूज़पेपर में, तो फिर मैं यहाँ पर उसको कवर कर लेता हूँ इकट्ठा करके। जैसे आज जो आर्टिकल कवर करूँगा आप देखिएगा उनको कितने शानदार तरीके से वो आर्टिकल है। उसके एंड में आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस, जो कि एक बच्चा कह रहा है सर प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है एक तरीके से, मतलब बहुत सारे कंसर्न है जो मुझे लग रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करो चीज़ों के ऊपर, सारी चीज़ें आप लोगों की दूर हो जाएगी। फिलहाल की जो वीडियो की जो क्वालिटी है ना वो एक ऐसे लेवल की है कि जो चीज़ आप पढ़ के जाओगे तो पढ़ कर जाओगे। उन्होंने कहता कि सब कुछ खा लो और फिर पेट खराब हो गया, और एक वो इंसान है जो कि जो खाया शानदार तरीके से खाया। अब आप लोगों को डिसाइड करना है क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल जो है वो मैं सारे कवर करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि अगर बात करें, ये आर्टिकल आ रखा है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कि कर्नाटक के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के बारे में। आप लोगों को पता है मैं कई सारी स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में चैनल पे, तो ये टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर कर लिया था कि कर्नाटक के अंदर में पीएसआई के रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा था। वहाँ पर दबाकर धंधलेबाजी चली। एक्चुअली थोड़ा सा एक और भी मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूँ। वहाँ पर ऐसा था कि एक बंदा जो है वो पेपर देकर आता है और पेपर में कुछ ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आता है, लगभग 20 या फिर 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है। पर लेकिन देखे तो क्या, जिस एरिया में वो है उसके वहाँ पर मुझे लग रहा है 7वीं या 8वीं रैंक थी उस पर्टिकुलर एरिया में, इतने नंबर उसके आ रखे हैं। तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आराम से कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो 20-20, 21-21, 22-22, 30-30 लाख रुपए देकर आराम से यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी। जाकर सर्च करोगे, डिटेल में वीडियो बना रखा है पीएसआई के रिक्रूटमेंट के ऊपर, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट स्कैम कर्नाटक के अंदर में सारी बातें बता रखी है कि ये स्कैम में क्या हुआ। और ऐसे ही सिमिलर स्कैम आप लोगों को रिसेंटली अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो जम्मू एंड कश्मीर में भी यहाँ पर देखने को मिला। ऐसे ही सिमिलर स्कैम जो है आप लोगों को यहाँ पर जो एसआई का यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला, ठीक है। तो ये आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा कि कैसा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है, इसके चलते क्या क्या पॉलिटिक्स फिर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट होता है इसमें अगर कोई इंसान चुनकर जाता है फिर वो आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इंपैक्ट डालता है, क्योंकि पैसे देकर जाएगा इंसान तो फिर वहाँ पर पैसे वसूल करेगा। तो ये इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया आप लोगों का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एक और आर्टिकल है आज ही का, ये भी यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है। इलोन मस्क की ट्विटर डील के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो डील है ये यहाँ पर कोर्ट के अंदर जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है ये इसके अंदर ये डील क्यों पहुंच रही है, अगर इस आर्टिकल के बारे में आप लोग बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा इलोन मस्क की जो ट्विटर डील है उस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिससे चलते आप लोग डिटेल में कोई भी आप लोग कन्फ्यूज, ये देखिए ट्विटर डील कैंसिल इलोन मस्क, पूरा डिटेल में समझा रखा है कि ये जो ट्विटर डील थी यहाँ पर ये बेसिकली कितनी थी, टोटल यहाँ पर कितना पैसा यहाँ पर इलोन मस्क को देना था। पर लेकिन इलोन मस्क इससे बाहर निकल गया। रीजन क्या था इलोन मस्क का, मैं आप लोगों को फिर से एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। रीजन यहाँ पर इलोन मस्क का ये था, वो बोला था कि मैंने जिस टर्म एंड कंडीशन पे बोला था कि मैं ट्विटर को खरीदूंगा वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। और इसने बोला था कि 44 बिलियन की डील थी यहाँ पर ये, पर लेकिन ट्विटर भी समझदार था, उसने क्या किया इसके साथ में यहाँ पर एक एग्रीमेंट में चला गया कि अगर ये डील से बाहर निकल जाता है, क्योंकि इलोन मस्क जो है वो सरफिरे एक तरीके से सर का इंसान है, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है, तो यहाँ पर ये ट्विटर डील से बाहर निकलेगा तो $1 बिलियन जो है वो इसको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो वो उसके चलते अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये इलोन मस्क ये बोला था कि मैं चाहता हूँ ट्विटर को ऐसा बना दूं कि यहाँ पर हर तरीके से हर एक इंसान को इक्वल रखा जाए। कई बार क्या होता है ट्विटर की आप लोगों को मैं दोगलापन बताता हूँ,
अगर कोई यहाँ पर कुछ ऐसा कमेंट कर देता है जो लगता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में, तो उस इंसान का कमेंट जो है ट्विटर जो है कई बार डिलीट कर देता है। और कई बार अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे ट्विटर पर उनके अकाउंट रहते हैं कि वो इतनी मतलब एक तरह से ना आग भड़काने वाली बातें करते हैं, उसके यहाँ पर डिलीट नहीं होते हैं। पर लेकिन नॉर्मल इंसान अगर कोई है मेरे और आपके जैसा, उसके ये कमेंट क्या है कई बार डिलीट कर देते हैं, मतलब जो ट्वीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बोला गया था कि जो दोगला बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्विटर का, ये कितना सही है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस तरीके से कई बार यहाँ पर ट्विटर को कई बार लताड़ा भी जाता है कई सारे लोगों के द्वारा कि किस तरीके का ट्विटर क्या जिंदगी में चल रहा है और क्या ये करना चाह रहा है, ठीक है, ये बातें हैं। तो अभी जैसे ही कोर्ट में जाता है केस, अभी यहाँ पर आगे बढ़ेगा। इसने बोला था कि 54.2 ये यहाँ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर इसको खरीदेगा, तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। तो ये पूरा आप लोग देखते हैं, अब कोर्ट में चला गया तो चल रही है डे बाय डे की जो भी चीजें चल रही हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पर इसके बारे में बता ही दिया। तो कोई आप लोगों का चीजें जो लग रही हैं ये आप लोगों का पूरा डिटेल में कवर करा दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि जिसको यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत देखने को मिल रही है, तो यार वो मतलब आप लोग, इसका मतलब ये कि आप रेगुलर कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर इसके साथ में। आप लोग वीडियो की क्वालिटी तो देखो, मतलब लगभग 1.5 घंटे की वीडियो में कितनी सारी चीज़ें आप लोगों की कवर की जाती है और कितने डिटेल में कवर की जाती है। वीडियो के एंड में आप लोग को ओवरव्यू भी दिया जा रहा है पूरा क्या क्या न्यूज़ चल रही है। और डे बाय डे की न्यूज़ अगर आप लोग कवर करते रहोगे, आज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये हो गया, परसों ये हो गया, आज यहाँ पर महाराष्ट्र में ये हो गया, इसको कहते हैं टाइम पास करना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाली पढ़ाई अच्छी है तो यार आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हो। सिलेक्शन लेना है ना, तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ से सोचो थोड़ा, ठीक है। एक और है आज का यहाँ पर, ये है केरला जो है प्रोटेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। जो यहाँ पर पर्टिकुलर मुद्दा क्या रहता है बेसिकली, देखिए आज की डेट में ना जिस तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, उस तरीके से अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो यहाँ पर जरूरी है कि एक तरीके की चीज़ों को सही तरीके से लेना, क्योंकि केरला में भी अभी आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिली, कई जगह बाढ़ देखने को मिलती है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को लेकर मैंने कर्नाटका वाला आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कर्नाटका क्यों इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को लेकर दिक्कत में आ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आ जाता है तो वहां पर आप लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें रुक जाती है। तो ये बोला जा रहा है कि 30% केरला जो है, केरला का जो फॉरेस्ट लैंड है वो वेस्टर्न घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंडर में, और वेस्टर्न घाट जो है लगभग 48% स्टेट इसके अंदर आप लोगों को नजर आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में यहाँ पर आ जाता है तो केरला में ये माना जा रहा है केरला वासियों का कि डेवलपमेंट जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो इसके चलते कई सारे इशू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, और इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो बोला गया है कि यहाँ पर इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्रिएट करके चलो, तो उसके बारे में यहाँ पर कई सारे अलग अलग जो राय रखे जाते हैं। आधे जो यहाँ पर कमेटी बनाई गई थी, गडगल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये एक तो बोल रही थी कि यहाँ पर पूरे एंटायर जो वेस्टर्न घाट है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्रिएट कर दो। दूसरी यहाँ पर ये बोले कि एंटायर नहीं करना है, उसको कुछ पोर्शन आप लोगों को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन क्रिएट करना है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर मुद्दे देखने को मिलते हैं, पर लेकिन कितना अभी करना है तो ये उसके बारे में बातें की जाती है। तो उसी को लेकर यहाँ पर कई सारी जो चर्च वगैरह हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही है इसके खिलाफ कि ये सही नोटिफिकेशन नहीं है, इससे लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल जैसे हो गया, अब ऐसे आर्टिकल कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जिस दिन मुझे टाइम लगता है मैं टाइम टू टाइम क्या करता हूँ, कोई पर्टिकुलर इस तरीके से टॉपिक पकड़ लेता हूँ। जैसे आज आप लोगों को कई सारे ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो कि जैसे कि बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का पूरा आर्टिकल कवर करूंगा यहाँ पर, ये डिटेल में बात करेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में ये इसको यहाँ पर इतनी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को एक कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सारी बातें कवर करूंगा, क्या क्या मुद्दे हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा यहाँ पर, ये बहुत ही धांसू आर्टिकल होगा इंडियन एक्सप्रेस का, पूरी स्कीम कवर हो जाएगी आप लोग यहाँ पर। इसी स्कीम के साथ साथ में आप लोगों से जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि जो मैं कवर करा रहा हूँ ना वो इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ ताकि जो आप लोग पढ़ लो वो आप लोग इस तरीके से पढ़ लो कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो एक तरीके से मजा आ जाए कि हाँ यार इस तरीके से होती है पढ़ाई, तो वो वाला मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से चीज़ों को लेकर चलिए अच्छे से, फिर आप लोग देखना आप लोग कहीं पर भी कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से डाउन टू अर्थ का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों की छूट नहीं रही हैं। आप लोगों को अगर ऐसा फील हो रहा है वो छूट रही है तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आप लोग देखो तो उठाकर कि मैं कवर क्या क्या करा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके बारे में बातें हो गई। तो इस तरीके से बताने का मेरा बेसिक पर्पज ये था ताकि आप लोगों के माइंड में जो डाउट्स चल रहे हैं वो आप लोगों के खत्म हो जाए। अभी मान लीजिए मैं इसको फिर से करने बैठ जाता, इस पर मैं आराम से आधा पौना घंटा, इस पर आराम से 15 से 20 मिनट निकाल सकता था इसी आर्टिकल के ऊपर। इसको करने बैठता, इस पर भी इस तरीके से मैं निकाल देता 15 से 20 मिनट, ठीक है। पर लेकिन प्रोडक्टिविटी लेक्चर की बढ़ गई है, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर मिस मत किया करो, रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते रहो। और जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे ना, उस दिन आप लोगों को लगेगा, ठीक है, कि हाँ रियलिटी में कि क्या कर रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा सा यार एक तरीके से आप लोग ट्रस्ट करो अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। बड़ी ही शानदार बात बोली गई है और एक प्रैक्टिकल बात बोली गई है। ऑप्शन हमेशा आप लोगों के पास में रहता है। यू कैन एक्सपीरियंस, अगर बात करें आप लोगों के पास में जब भी कोई काम करने की बात आती है, तो यू कैन आइदर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि अगर आप लोग अपने आप को अनुशासन में रखना पसंद नहीं करते हैं, तो आप लोगों को रिग्रेट फील होगा अपने आप से, आप लोगों को अंदर से एक तरीके से अपने ऊपर, नहीं कहते कि गुस्सा आएगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। चॉइस हमेशा आप लोगों की रहती है। अगर जो काम आप लोगों को बोला है वो काम करोगे, आप लोग एक तरीके से डिसिप्लिन में अपने पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आप लोगों को ही रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों के मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं मिलेगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। अब आप लोगों की ज़िंदगी है ये यहाँ पर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने तो अपनी काट ली, अब तुम देखो तुमको क्या करना है। तो वो रियलिटी है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, उससे आप लोग जो कर रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, उसका वो एक तरीके से मोटा मोटा आप लोगों के सामने चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों ने पास्ट में किया है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखो यार। और जब भी आप लोग 2 दिन का डिसिप्लिन अगर ब्रेक कर देते हैं, तो ये माना जाता है कि 1 से 2 महीने का जो आप लोगों ने मेहनत करके डिसिप्लिन लाया था वो खराब कर दिया। यानी कि 2 दिन अगर प्रोकास्टिनेट कर देते हो चीज़ों को, तो 2 महीने का डिसिप्लिन खराब कर दिया। तो इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन इतनी खतरनाक चीज़ है, एक बार कोई इसको पैटर्न में लेकर आ जाए तो जिंदगियाँ बदल जाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ अपना डेली का शेड्यूल बनाया करो। तो कितने ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो डेली का शेड्यूल बनाते हैं। वीडियो तो देख रहे हैं 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख तक भी जा रही है, पर लेकिन शेड्यूल कितने बना रहे हैं? बहुत ही कम। और वही सक्सेस होते हैं, रिजल्ट भी उन्हीं का आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए और सही पैटर्न में अपनी ज़िंदगी को लेकर आप लोग चलिए, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को भी मिलेगा। और अपनी ज़िंदगी में जैसे डिसिप्लिन आएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप उसके पीछे पीछे पूंछ पकड़कर भागा चलाएगा। एक बार अपने आप को डिसिप्लिन में ला कर देखो। बड़ी शानदार एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। इनको आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी बोल सकते हो आप लोग इनको, क्योंकि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इंडिया के अंदर अपने मूवमेंट चलाए और अंग्रेजों को यहाँ पर भगाया, सेम पैटर्न में इन्होंने यहाँ पर काम किया। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर बात करूँ इनके बारे में, ये महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे और इसी के साथ में इन्होंने महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी भी फॉलो की है अपनी कंट्री में रंग भेद की नीति को हटाने के लिए, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपार्थाइड बोलते हैं। अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति, यानी कि गोरे और कालों में भेदभाव करना। तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, जो इनके द्वारा जो काम किए गए अपनी ज़िंदगी के टाइम पर। इन्हीं के एफर्ट की वजह से आज की डेट में दुनिया में शानदार तरीके का फंडामेंटल राइट किसी देश में है तो वह है साउथ अफ्रीका के अंदर में। शानदार फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तरीके से ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी। और यहाँ पर जिस तरीके से इनके द्वारा चीज़ों को लेकर चला गया, तो एक तरीके से ये यहाँ पर आज की डेट में एक डे के रूप में भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको यहाँ पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे आप लोग बोलते हैं। तो आप लोगों ने मिल्खा सिंह मूवी देखी है, और जो बोलता है ना मिल्खा सिंह की, ओ जी कुछ नहीं जी, बस एक दिन की छुट्टी कर दियो, ठीक है, अगर मैं जीत कर आता हूँ तो वही बातें हैं यार। ज़िंदगी में कुछ ऐसा अगर कोई इंसान करके चला जाए तो ये होता है रियलिटी में, अगर एक तरीके से अपनी लाइफ का कंट्रीब्यूशन। अब वरना तो हज़ारों लोग मरते हैं यार पूरे दिन में, किसको कौन याद रख रहा है कौन मर गया। पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी जाती है तो फर्क पड़ता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो ऐसे थे नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए न्योछावर कर दी। और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर चार्ली चैपलिन के द्वारा बोली गई है। बोला गया ग्रीड यानी कि लालच हैज़ पॉइजन मैन सोल, यानी कि एक तरीके से इंसान की आत्मा में जहर भर दिया है आज की डेट में लालच ने। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लालच बहुत बुरी बला है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लालच में जब इंसान आता है तो वो हमेशा दूसरों का हक मारता है और हमेशा बिना कुछ अपनी मेहनत किए हुए कोशिश करता है कि हमेशा वह लाइफ को एंजॉय करता रहे।
और हमेशा जो है माइंड में गंदे विचार रहेंगे, कभी भी एक तरीके से प्रोग्रेसिव थॉट माइंड में नहीं आएंगे। अगर किसी कंट्री के देश के लोगों के अंदर में अगर एक बार लालच डाल दिया जाए तो ये समझो वो कंट्री जो है वो अपना बर्बाद हो जाएगी, करप्शन का शिकार हो जाएगी, जिसका अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। और एक तरीके से लोगों के अंदर कभी भी कोई प्यार देशभक्ति की भावनाएं आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि एक तरीके से अगर लालच मनुष्य की आत्मा में आ गया एक तरीके से, तो जहर घुल गया उसकी आत्मा में। इससे आप लोग कितने सहमत हैं ये आप लोग बता सकते हैं। मुझे तो लगता है पर्सनली, अगर इंसान जो है आज के दिन में किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पर बैठा है, जैसे आप भी कल को जाकर बैठोगे, तो सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कभी भी आप लोग किसी अमीर का हक नहीं मार सकते, वहाँ पर किसी गरीब का ही हक मारा जाएगा हमेशा। तो कोशिश करो यार ज़िंदगी में अपने लिए जितना भी कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाकर बैठते हो तो कोशिश करो कि एक गरीब तबके की सोसाइटी का हक कभी न मारा जाए। तो ये मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यार, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। मतलब इस आर्टिकल के ऊपर नहीं, पर्टिकुलर जो स्कीम मैं कवर करूंगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह कि रिसेंटली अभी बहुत सारे रीज़न की वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, एमएसपी की मांग की गई, और भी बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग रीजन में। और एक पर्टिकुलर स्कीम जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर, जिसके बारे में बात करूंगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप लोग बोलोगे ऐसे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इतनी इंपॉर्टेंस है क्या इसकी? जी हाँ बिल्कुल। अगर समझने के लिए चाहें तो आप लोग देखते हैं यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और रेगुलरली अभी भी न्यूज़ में है, और आंसर राइटिंग अगर कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में कई सारे रीजन की वजह से थी। यहाँ पर रीजन क्या क्या थे? रीजन कई सारे ऐसे थे कि कई सारे राज्य जो हैं वो इस स्कीम से बाहर निकल रहे थे। अच्छा, पहले इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। आप में से कितने ऐसे सेल्फी फैमिली मेंबर हैं जो कि घर पे एक किसान की फैमिली से आते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में कुछ ना कुछ खेत हैं, यानी कि आप लोगों के पास में ज़मीन है जिसमें खेती की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा परिवार जो है एक किसान का परिवार है। वैसे पापा जो थे आर्मी में थे, पर लेकिन अब फिलहाल जो है वो खेती करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप लोग बता सकते हैं कि मतलब कितने ऐसे हैं, क्योंकि आप लोगों से इससे कनेक्शन हो पाएगा। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं जो कि किसान बोलते हैं, तो आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आप लोगों से इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग देखो कि आप लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर उस बैकग्राउंड का आर्टिकल कोई एग्जाम में आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लो आप दो को, एक दो अलग से। और मैं तो ये बोलूंगा कि इंटरव्यू के लिए अपने आप एक अलग से आप लोग क्या रखो, एक अपना अलग से रजिस्टर या फिर एक डायरी बना के आप लोग रखो। अगर कोई भी ऐसा कोई न्यूज़ आती है जो कि आप लोगों के स्टेट से रिलेटेड है, या फिर जो कि आप लोगों की पर्टिकुलर जिस एरिया में आप लोग काम करते हैं, मतलब घर का जो बिजनेस चल रहा है या फिर कोई काम चल रहा है, उससे रिलेटेड जो एरिया से कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, आप लोग की जो हॉबी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसको उसमें मेंशन करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। एक तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की सारी तैयारी आप लोगों के साथ में चलेगी। कोई आप लोगों को बोले कि पहले इसकी तैयारी कर लो फिर उसकी कर लेना, तो यार उससे नहीं हुआ करता, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ में चलनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैं आप लोग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसने पूछ लिया इंटरव्यूअर ने आप लोगों से कि ये स्कीम जो है वो किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचा रही है, बताइए आप लोग, ठीक है। या फिर आप लोगों से पूछा गया कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के, किसानों को आंसर राइटिंग में आ गया, ठीक है। या फिर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अभी यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछा गया है। तो किसी टॉपिक को आप लोग ये बता ही नहीं सकते कि ये टॉपिक आप लोगों से बस प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा, या मेंस में पूछा जाएगा, इंटरव्यू पूछा जाएगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, पहले मैंने बताया जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है, ठीक है। कोई बोलने लगे कि यार ये तो जो है जीएस पेपर 1 में आएगा, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक पर्टिकुलर लोकेशन, ज्योग्राफी की, वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सोसाइटी के बारे में बात करें तो वहां से जीएस पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा बोलेगा ऐसा थोड़ी ना यार, ये तो जीएस पेपर 2 के अंदर ही बन जाएगा। वो कैसे बनेगा यार, ये पॉलिटी का भी सेक्शन है ना, आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी का भी सेक्शन होगा तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। तीसरा बोलेगा हाँ क्या तो यार ठीक रहे हो, पर लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, क्या जीएस पेपर 3 में भी आएगा। अब तू कौन सा एंगल निकाल के लाया भाई, जीएस पेपर 3 में कैसे आ जाएगा? नहीं पता। जब यहां पर आर्टिकल 370 हटाया गया, कितना इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा, वहां पर सेब की फसल कितनी बर्बाद हुई, वहां पर कई सारे लोग जो है उनकी जॉब छूट गई। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब इंटरनेट बंद हो गया, लाखों लोगों की जॉब चली गई वहां पर, तो उसकी वजह से आईटी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, या फिर एक तरीके से आप लोग एग्रीकल्चर वाले एरिया में किसानों की ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा, टूरिज्म सेक्टर पर काफी इंपैक्ट पड़ा, तो जीएस पेपर 3 के अंदर आ गया। यार नहीं, ऐसा नहीं है, एक और पेपर रह गया, उसका भी कुछ इशू है क्या इसके साथ में? वो क्या है? जीएस पेपर 4।
यार ऐसा नहीं हो सकता, इसमें नहीं कुछ बैठेगा। इसका क्यों नहीं बैठेगा भाई साहब, बहुत सारा बैठेगा। एथिकल इशू निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर रहने वाले लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप लोग ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर। तो जीएस पेपर 2 के भी अंदर आ गया और जीएस पेपर 4 के भी अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की जिंदगी वहां पर लोग जी रहे हैं, वहां पर लोग खुश नहीं है, उनकी हैप्पीनेस के बारे में क्या किया जाए। तो एक तरीके से एक ही टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर, आप लोगों को चारों पेपर से कनेक्ट करके देख दिया। जब चारों पेपर से कनेक्ट हो गया तो इंटरव्यू पूछ लेंगे भाई साहब आप लोगों से जरा सी देर में क्वेश्चन कुछ भी बनाकर कि इसके बारे में आपका क्या राय है, कि इसका इशू को क्या सोल्व किया जा सकता है, तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कोई भी टॉपिक अगर आप लोग लेकर बैठते हैं तो उस टॉपिक को इस तरीके से आप लोगों को कवर करना है। क्यों नहीं कहते कि एक तरीके से कि पंजों से लेके फूंक तक का नहीं, जो एड्डी से लेके चोटी तक का, उसका सारी चीजें आप लोगों को एक और ही पता होना चाहिए। तो पढ़ाई को कोई भी टॉपिक से देखो तो ये देखो कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस दिन आप लोग अपने खुद के टीचर बन गए ना, उस दिन आप लोगों को चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। टॉपिक आ गया, देखो उसको, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, फिर आप लोग देखो इतना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं यहाँ से। जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कवर करके देख सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ में। और एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता दूं, क्या पूछ लेता हूँ, इतनी सारी बता दी, थोड़ा सा अब आप लोग मुझे पढ़ा दो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछूंगा, इतनी सारी बताने के बाद में मेरे अंदर भी चुल है ना। एक बच्चा कह रहा है सर कितनी चुल है आपके अंदर, इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो। मुझे बड़ी हंसी आई, चुल है आपके अंदर। कभी कभी ना मेरा जब मूड भारी भारी रहता है ना, पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, तो उसके चलते फिर तो कई बार ना शाम को मैं क्या करता हूँ, कमेंट पढ़ने बैठ जाता है। फिर आप लोगों के मेल होते हैं उनको खोल के बैठ जाता हूँ। कुछ ना कुछ आइटम ऐसा मिल जाता है कि वो दिल को खुश कर देता है, ठीक है। हालांकि कई सारे दुखी करने वाले भी होते हैं कि सर ज़िंदगी में ये दिक्कत चल रही है। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बहुत सारे मेल्स का यार, पर लेकिन ये है कि पढ़ लेता हूँ मैं सारे, ठीक है। पर लेकिन सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे मेल आ जाते हैं डेली। अगर एक अंदाज़ा लगा के चलो तो आप लोग, ये इनकी संख्या बढ़ती रहती है। कभी कभी जब एग्जाम पास में आता है तो इनकी संख्या 300 से 350, 400 भी पहुंच जाती है। और अगर नॉर्मल टाइम पे मैं बात करूँ 150, 200, 250 तक भी चलती रहती है। तो इतने सारे मेल्स खुद सोचो कि उनको पढ़ के रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, जो मुझे लगता है कि काम का है या उनका कुछ बताना है, जैसे अभी कई दिन पहले मैंने कुछ आप लोगों से बात करी थी एक लड़की के बारे में, बहुत ही इशू चल रहा था, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों को उसका जो है उसके बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उनका रिप्लाई नहीं मिलता है, बहुत सारे बच्चों को पता है जो भी पूछते हैं, और उनका रिप्लाई वीडियो के अंदर मिल जाता है, बातों ही बातों में, आर्टिकल के अंदर ही, ठीक है। तो आप लोग उसको देखा करो। ये सारी चीजें हैं कि जिंदगी में आप लोग समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एग्रीकल्चर जो है संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर में आता है। एक बच्चा कह रहा है सर सेंट्रल लिस्ट बोलना छोड़ दो, इसको यूनियन लिस्ट बोला करो। ठीक है भाई, यूनियन लिस्ट बोल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये यूनियन लिस्ट ही है, पर लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा लिखने की भी जब बात आती है तो सेंट्रल लिस्ट ही लिखा रहता है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट, हम लोग क्या बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, केजरीवाल गवर्नमेंट, पर होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन सही वर्ड है, ठीक है, केजरीवाल एडमिनिस्ट्रेशन सही शब्द है यहाँ पर, ठीक है, योगी एडमिनिस्ट्रेशन सही शब्द है यहाँ पर लेकिन जो गवर्नमेंट बोल देते हैं ना, गवर्नमेंट सही शब्द नहीं है यहाँ पर लेकिन न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे आप लोग सारे तो वही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है, हालांकि एक गलत ट्रेंड है। अगर यूएसए के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी गवर्नमेंट नहीं लिखा मिलेगा, हमेशा आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनको लिखा जाएगा कि हाँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चली हुई आ रही है, तो फिर उसको पढ़ता हूँ यार रेगुलरली, तो फिर मुंह से भी वही निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इशू है, चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान दिया जाएगा आपकी बातों के ऊपर भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यहाँ पर, ये बेसिकली ऑनगोइंग खरीफ सीजन के अंदर अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे राज्यों तक यहाँ पर पहुंचाई जा रही है और इनके द्वारा रीजॉइन किया जा रहा है। रीजॉइन मतलब पहले छोड़ दिया कि नहीं पसंद आई, क्यों छोड़ दिया, नहीं पसंद आई, फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या मिल गया इसके अंदर में। तो कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इनको फिर से इसके अंदर बैक लाया जा रहा है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अलग अलग टाइम पर ये कुछ राज्य ऐसे हैं पिछले 4 सालों में इन्होंने छोड़ दिया और ये बोले कि हमको ये स्कीम जो है वो पसंद नहीं आई। तो पहले तो मैं आप लोगों को स्कीम बता देता हूँ, इस आर्टिकल के चक्कर में आप लोगों की एक स्कीम भी तैयार हो जाएगी जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो स्कीम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं बीमा के बारे में, तो बीमा का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंश्योरेंस जो आप लोग लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में मैंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले लिया, गाड़ी पे कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का हो गया तो गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है, मेरा हो गया तो मेरे लिए इंश्योरेंस है कि हाँ कल को जो है उसका इलाज हो जाएगा, कहीं हाथ पैर कुछ टूटता है, कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, पता चला कि यहाँ पर कुछ हड्डियां पड्डियां टूट गई, पता चला पूरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल एक तरीके से उसका कचूमर निकल गया, तो एक तरीके से इंश्योरेंस वाली कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको हर साल जो है पैसे जा रहे हैं इंश्योरेंस के। तो ऐसा ही सेम पैटर्न जो है वो किसानों को देखने को मिलता है। आप लोगों को किसानों को एक मिनिमम एक काफी लोवेस्ट प्राइस पर, जैसे कि 2% प्रीमियम हो गया ऑफ खरीफ का, 1.5 रबी क्रॉप का, और 5% रहता है जो भी कमर्शियल क्रॉप हॉर्टिकल्चर वगैरह के, ये साग सब्जी वगैरह उनका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रीमियम होता है एक बहुत ही कम प्रीमियम पे उनको क्या होता है, उनको लोन मिल जाता है, एक तरीके से उनको इंश्योरेंस मिल जाता है। और कल को चलकर अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसी के साथ में कहीं बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर उनको जो है उनका रिटर्न मिल जाता है, किसानों के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर कई बार बातें की गई है कि वन क्रॉप यहाँ पर एक तरीके से नहीं, वन क्रॉप वन रेट होना चाहिए, वो वाली चीज़ें चली कई बार पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, देखो अभी आप लोग समझो, अब यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है वो यहाँ पर खेलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर अपनी कंट्री का अगर मैप उठाकर देखोगे, अभी मैं आप लोगों से आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कल को अगर मैं बात करने लगूँ उड़ीसा की, परसों बात करने लगूँ वेस्ट बंगाल की, अगर उसके बाद में बात करने लगूँ राजस्थान की, फिर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर उत्तराखंड की, तो सबका एरिया अलग अलग है। मतलब कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर आप लोगों को सूखा पड़ा हुआ नजर आएगा, जैसे राजस्थान वाला एरिया हो गया, कहीं पर भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है, तो सबका अलग अलग एरिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले तो प्राइवेट वाले हैं मैक्सिमम, अब उनको पता है कि कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है, तो जहां पर ज्यादा नुकसान होता है वहां पर जल्दी से इंश्योरेंस वाली कंपनी जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि यहाँ पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाने अपने। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे राज्य जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और वो वहां पर जाकर इंश्योरेंस ज्यादा करती है जहां पर उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो वहां पर राज्य गवर्नमेंट परेशान है, वो क्या है, वो ये उनको ये लग रहा है कि यार जो ये इंश्योरेंस की कंपनी है ये दबा के पैसा ले जा रही है, क्योंकि वहां पर वो करोड़ों रुपए कमा रही है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है किसानों का। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ज्यादा ना बाढ़ आती है, जैसे कि ना कोई वहां पर ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, तो यहां पर इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। इसमें ये बोला गया कि मान लीजिए कोई इंश्योरेंस करा लिया किसानों ने, और यहाँ पर जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है उसको कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वहां पर, और उसको फायदा ही फायदा हुआ, तो ये बोला गया अगर उस एरिया में कोई नुकसान नहीं हो तो इंश्योरेंस कंपनी को 10% ले लो भाई साहब, तुम अपना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 15% ले लो, पर बाकी का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न करो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका यूटिलाइजेशन कर सके। इसी इशू के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इससे बाहर निकल रही थी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई सारे जो है ये इशू जेन्युइन भी है अगर देखा जाए तो। यार उस एरिया में तो तुम मान ही रहे हो जहां पर ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, तुम उस एरिया में आकर भर भर के आकर वहां पर पॉलिथी मारकर बैठ जा रहे हो कि हाँ हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो ये काफी बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसके चलते यहाँ पर बार बार इसके बारे में बातें की जा रही थी कि ये क्या सही है और क्या गलत है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री जो इंश्योरेंस के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ये एक तरीके से अगेंस्ट है नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क से लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें तो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जा रहा है कि एक ऐसा लॉस अगर होता है दोनों तरीके से। ये इंटरेस्टिंग है, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि फसल बोने से पहले या फिर फसल बोने के बाद में, दोनों को कवर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यानी कि जिंदगी के उन्हें कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी से पहले भी और जिंदगी के बाद भी, कुछ ऐसा कुछ स्लोगन है ना उसका, वही वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कवर करता है जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है फार्मर को, अगर क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है कल को, तो एक इनकम मिलती है किसानों को, कम से कम एक तरीके से किसानों को एनकरेजमेंट मिलता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने का, और क्रेडिट भी मिलता है उनको, ताकि उनकी जिंदगी जो है वो सुधरी रहे। आप लोगों को ये बता दूं, आज की डेट में हमारे देश में किसान जो हैं वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वरना अगर कई सारे देश में आप लोग जाओगे ना, किसानों को बिजनेसमैन से भी ज्यादा मजे हैं वहां पर अगर जाओगे। इतना ज्यादा सब्सिडी, इतनी ज्यादा सपोर्ट जो है उनको उनकी गवर्नमेंट से मिलती है। पर हम लोग एक मिडिल इनकम कंट्री है, तो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की खुद ही एक तरीके से लाले लगे रहते हैं, तो उसके चलते उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी कंट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। जैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है, यूएसए एक मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है, जापान मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पर लोग जो है वो खेती के ऊपर कम डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे काम में वो अपना ना कुछ काम धंधा ढूंढ लेते हैं। पर अपने देश के अंदर में आप लोगों को ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है। तो इसके चलते क्या होता है, निकलकर ये इशू निकल कर आता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी तो ज्यादा है, पर लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आ रही निकल कर वहां से, तो इसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो फार्मर को यहां पर पे करना है मैक्सिमम 2%,
जो अभी बताया मैंने खरीफ क्रॉप के लिए, और यहाँ पर रबी क्रॉप के लिए 1.5% और 5% है यहाँ पर किसके लिए, कमर्शियल जो भी यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में अलग से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो 50% यहाँ पर रहता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में छोड़ के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को। जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और यहाँ पर ये बेसिकली 10% उन स्टेट से लाएंगे। अब इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है। ये कैसी स्कीम होगी, दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आप लोग ये बताओ, ये जो मैंने बता दिया आप लोगों को कि हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसा चल रहा है, तो ये कौन सी स्कीम होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी? इस वीडियो को पॉज कर यहीं पर ही बताओ, अभी आप लोगों को बता देता हूँ, आर्टिकल जैसे ही कंप्लीट होता है तब तक आप लोग सोचो कौन सी स्कीम होगी, ठीक है। अभी अगर बात करें इश्यूज क्या हैं, जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहती है स्टेट के पास में, तो इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक तरीके से बात की जा रही है कि लो क्लेम रेशियो ड्यूरिंग द नॉर्मल सीजन। जैसे मैंने बोला ना अभी यहाँ पर अगर नॉर्मल सीजन है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास में सारा पैसा चला गया, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्लेम सेटलमेंट इशू के बारे में बात की जाती है, अगर कहीं पर दिक्कत हो जा रही है तो वहां पर किसानों को डिले रहता है, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं जैसे आप लोग चले गए कल को चलकर, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी ठुक गई कहीं पे, तो वहां पर चक्कर लगाते रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये चलेगा वो चलेगा, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे रहते हैं, तो वो इशू देखने को मिलते हैं। और इंप्लीमेंटेशन इशू रहेगा, ठीक है, कई जगह पर आप लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी देखते हैं कि इंटरेस्ट कहां पर है भाई साहब, जहां पर क्रॉप लॉस ज्यादा रहता है वहां पर अपना पत्ता काट के निकल लेते हैं। तो ये स्कीम रिलेटेड अगर इशू कोई आप लोगों से कल को कोई पूछ ले कि भाई साहब स्कीम रिलेटेड इशू क्या होंगे, तो वो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ये 3 कम से कम एटलीस्ट आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए आर्टिकल पूरा समझ में आ गया मैंने क्या क्या पढ़ाया। अब क्वेश्चन देखो कितने मजे में आप लोग कर पाओगे, और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ो। बोला गया अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे द यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर एनी क्रॉप, मतलब जो भी क्रॉप वो उगाते हैं उसके लिए हर एक फसल के लिए 2% उनको प्रीमियम देना है। अभी मैंने क्या बताया, कहीं 2% देना है, कहीं 1.5% देना है, कहीं 5% देना है, तो यूनिफॉर्म है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं है, पहली स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गई। दिस स्कीम कवर द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, यानी कि अभी बताया ना मैंने कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस भी यहाँ पर कवर करती है, साइक्लोन वगैरह अनसीजनल रेन हो गई उसकी वजह से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट स्कीम से निकल के क्वेश्चन आ गया। आके गया कि नहीं आ गया? आंसर क्या हो गया आप लोग खुद बता दो अब नीचे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका सीधा सीधा बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जब एग्जाम में बनते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से, तो इस तरीके से कवर करो उसको कि आप लोग इंटरव्यू में भी क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दे पाओगे, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या चीजें, मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी। तो इसको कहता है टॉपिक को अच्छे से कवर करना। अब ये टॉपिक कुछ दिनों पहले यहाँ पर अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, ठीक है। इससे पहले टॉपिक हिंदू के अंदर भी आ रखा था 2-3 बार बीच में, तो मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा इसको ढंग से कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। देखो मैं क्या करता हूँ, इसे टॉपिक रहते हैं ना, तो मैं देखता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। जब मिलता है बैठ कर टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दिया। अब पूरा टॉपिक आप लोगों के हाथ में, किसी तरीके से आप लोग इसको देख लो, बताना कैसा लगा, फीडबैक देना, लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, या फिर कोई इशू हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। फॉर फीडबैक जरूर दिया करो यार। टॉपिक जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, अगर उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक डिसलाइक करने में 1 सेकंड लगती है, वो बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से हैं, डरना मत कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन पूछूंगा। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से कल को कोई बच्चा भी पूछ ले छोटा सा कि भैया सुना है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहना सुना है कि बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ, टीचर ने पूछ लिए थे कल, बताओ ना, तो आप लोग बोलेंगे पूछ चल, ऐसे थोड़ी ना एनसीईआरटी पढ़ रखी है सारी। अच्छा ठीक है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, तो वैसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारा कंट्री का जो एरिया है, अगर आप लोग मैप देखते हैं तो ये है अपना प्यारा महान भारत। इसका जो पूरा एरिया आप लोग देखोगे इस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को इसके एरिया की बातें करूं, ठीक है, तो दुनिया के एरिया का टोटल हमारी कंट्री का एरिया कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैं 6th क्लास का बच्चा हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, और आप लोग जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताओ कि पॉपुलेशन जो है दुनिया की अपने देश के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। मेरे टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो पानी है हमारे देश के अंदर में, वो दुनिया का कितना प्रतिशत है? 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को लाइन में लिख के इनके आंसर आप लोगों को देने हैं,
और ये मेरा होमवर्क है, मुझे कल को जाके टीचर को बताना है। देख लेना अगर क्वेश्चन गलत हो गया मेरी पिटाई होनी है स्कूल में, ठीक है। तो अब जो है आप लोग देखो, मैं आप लोग का छोटा भाई हूँ, मुझे पिटने से बचाओगे टीचर से या फिर मुझे पिटवाओगे, तो क्वेश्चन को ढंग से आंसर देने हैं सबको, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल सुन रहे हैं, अब मैं बड़ा बन गया हूँ, अब यानी कि अब मैं टीचर बन गया हूँ, अब तक मैं बच्चा बन के क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर पूछा गया है। बड़ी ही शानदार सी मैगजीन है ये, जिसके अंदर जो आर्टिकल है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है काफ़ी अच्छे से, और आप लोगों की समझ में भी आएगा इससे रिलेटेड क्या बातें सही हैं और क्या बातें गलत हैं, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे, काफ़ी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पानी के बारे में, वाटर सिक्योरिटी के बारे में। टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो अब मैं जो है मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरीके से यानी कहने का मतलब जो वो वीर था वो छोटा वीर था, अब ये बड़ा वीर आ गया है। तो छोटे वीर ने जो क्वेश्चन पूछे थे, अब बड़ा वीर उसके आंसर देगा। तो टेंशन मत लेना जिसको पता नहीं है, या फिर सर्च भी कर सकते हो, बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया जो है, अगर बात करें एशिया जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। अगर बात करें एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट सिटीज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वहां पर पानी की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और उनमें से अगर आप लोग जाने, दिल्ली के अंदर जो है वो यमुना रिवर फ्लो करती है, और यमुना रिवर जो है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि आप लोगों को वहां पर एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ी हुई है, उस तरीके कंडीशन है। इतना ज्यादा पोल्यूशन उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारा ही देश फॉलो कर रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि टोक्यो अगर बात करें यहाँ पर जापान के अंदर में, संघाई अगर बात करें चाइना के अंदर में, दिल्ली अगर बात करें तो अपने देश के अंदर में। तो ये ऐसी ग्लोबल सिटी हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पर एक अच्छी पोजीशन रखती हैं, खासकर एशिया के अंदर में। इनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं सिटीज को, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे? इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोला जाता है सिटीज को? क्योंकि सिटीज के अंदर अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलती है, और वो किसकी वजह से? मैक्सिमम आप लोगों को वहां पर एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि अगर सिटी शानदार तरीके की हम लोग डेवलप कर लेते हैं, उनको प्रॉपर वे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके एक ढांचागत विकास कर लेते हैं, तो वो देश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करता है, और खासकर कैपिटल तो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिलियंस में निकल कर आती है। पूरे देश को एक साइड में रख दो, और जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर आज की डेट में अगर बात करें तो बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, ये कुछ एरिया अगर आप लोग जोड़ लो ना एक साइड में, तो आप लोग ये बोलोगे कि ये सारी एरिया एक तरफ और पूरा देश एक तरफ। मतलब और भी ऐड कर सकते हो, जैसे गुजरात के भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होगी। तो अगर 15 से 20 सिटीज निकाल के मैं साइड में रखूँ ना, और एक साइड में बोल दूं पूरा देश रख लो आप लोग साइड में, तो 15 से 20 सिटीज का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। ये इतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री में कंट्रीब्यूशन करती हैं, इसीलिए इनको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, अभी कुछ दिनों पहले अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, तो बेंगलुरु के अंदर पानी पीने की भी कमी पड़ रही थी, वहां पर ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। और ऐसा बेंगलुरु के अंदर नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। कई जगह तो पानी की मेट्रो तक चलाई जा रही थी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। सेम कंडीशन अभी आने वाले टाइम में देखने को मिल रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में भी, कि जो फ्रेश वाटर है यानी कि पीने वाला पानी जो है मुझे यहाँ पर ना डायलॉग याद आता है, मैं दिल्ली में जब रहता था तो जो मेरे मकान मालिक थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, वे मैंने पूछा कि अंकल जी पानी कैसा आता है? बड़ा 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 अच्छा साफ सुथरा पानी आता है बेटा, यहाँ तो यमुना का पानी आता है सीधा सीधा। मैंने वो पानी देखा, मैंने कहा तेरी यार, नहीं गंदी सी, कई बार वैसे तो नॉर्मल आता था, पर कई बार वो नहीं गंदी के नाली जैसे पानी की वो आती है, उसमें से कई बार स्मेल आती है। तो मैंने कहा और तो सारी चीज़ सही है, पहले वाटर प्योरीफायर लगो, वरना यहाँ पर ना बीमारी लेकर भागेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें, तो पीने के पानी की बड़ी ही ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है काफ़ी लार्ज स्केल पर। और एशिया के अंदर बात करें तो बात की जा रही है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, ठीक है, हाफ ऑफ द ग्लोब आप लोगों को एवरेज आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि एशिया में ऐसा इशू क्यों निकल कर आ रहा है अगर आप लोगों से बोलो, क्योंकि यार दुनिया में अगर आप लोग काउंट करोगे ना, वर्ल्ड में जब पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछेगा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है चाइना के अंदर में। खुश मत हो चाइना, अगले साल ही तुझे रिप्लेस करेंगे, हम आएंगे तेरी जगह, ठीक है। ये हमने बोल दिया है, हमने नहीं बोला है, यूएन ने बोल दिया ऑलरेडी कि इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस करके दूसरे नंबर पर आने वाला है अगले साल ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सपने मत देख कि तू टॉपर बना रहेगा, ऐसी पोजीशन तो कम से कम तेरे से जरूर छीनेंगे हम लोग, जो जिसमें हम लोग कैपेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि पॉपुलेशन के बेस पर चाइना की हम लोग जो ग्लोबल पोजीशन है वो छीनने वाले हैं। तो जब दो कंट्री दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जिनकी 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो ये रीज़न आप लोगों को यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसकी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री ज़्यादा है, अगर
गत्ते की फैक्ट्री के बारे में बात करें, आप लोगों को मैंने बात चावल के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था 1 किलो चावल उगाने में कितना पानी लग जाता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, जाकर सर्च करना आप लोग इसको गूगल में लिखकर एक बार कि 1 किलो चावल को उगाने में कितना लीटर पानी लगता है। गूगल में सर्च करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, सुनकर हैरान हो जाओगे। जब पहली बार मैंने इसको सर्च किया ना, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने दूसरी बार सर्च किया, मैंने कहा ये क्या है, तो भाई साहब मैंने कहा तेरी यार ये देखो। तो इसीलिए एक आर्टिकल भी बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था, ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो चावल जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो अमीर कंट्री है वो समझदार है, वो चावल खरीद कर ले जाएंगे। तो राइटर ये बोल रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में बोला था हम यहाँ का पानी यानी कि अपना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को चीजों को देखने का नजरिया अपना रख सकते हो। तो खासकर अमीर देश क्या करते हैं, यूएसए के अंदर तेल की कमी नहीं है, पर भाई साहब इतना चालू है वो, फिर भी दूसरे देश से तेल खरीदता है। क्यों? क्योंकि अपना जो तेल है उसको वो जमा करके रखता है, प्रोडक्शन देता है अपने तेल को। तो ये होती है समझदारी वाली रीजन। वो नहीं कहते कुछ देश दोस्त चालू होते हैं, घर से आप पैसे आया है तो पहले अपने पैसे तो रखे दूसरों का चल पार्टी करते हैं, चल खाते हैं पीते हैं, दूसरे के पैसे उड़वा दिए सारे, ठीक है, अपने फिर बाद में यूज कर रहे हैं मजे में। तो ऐसे भी कई सारे हरामी दोस्त होते हैं। तो अक्सर था एक दोस्त, मुझे याद आ गया अभी, मतलब पैसे नहीं निकालता था बंदा, पर्स लेके नहीं चलता था घर से कह रहा पर्स भूल गया, मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा चलो ना पर्स भूल गया यार, मैंने कहा ठीक है तो दूसरों के पैसे खर्च करके अपना फिर बाद में मजे ले रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। ये आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन के आंसर देता हूं, कभी फिर माइंड से निकल जाए आप लोग बोलो कि सर भूल गए, तो भूला वाली बात नहीं करनी है। सबसे पहले एरिया के बारे में बात करता हूं। दुनिया का जो भी एरिया है, हमारे देश का एरिया, उसका लगभग 2.4% आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए 24 आप लोग याद रख लेना, पंचायती राज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। या फिर आप लोग याद रख लेना यहाँ पर जो 24 आर्टिकल है संविधान के अंदर में, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, उसके साथ में कनेक्ट करके भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास में याद रखने का, उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है उससे नहीं रखना है, 2 याद रख लेना, ये जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं। यहाँ पर समझ गए, जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है आगे याद करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अगर दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो दुनिया की टोटल 17.1% पॉपुलेशन जो है, 17 याद रख लेना सीधा सीधा, वो हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है। इसी के साथ में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था कि दुनिया में जितना पानी पाया जाता है उसको कितना पानी हमारे देश में पाया जाता है, तो 4% हमारे देश में पाया जाता है। तो इनके ट्रू के बाद का 4 जो है वो हमारे देश में पानी पाया जाता है। लैंड जो है वो 2.4 है, और पानी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4%। पॉपुलेशन यानी कि जितनी है उसका पॉपुलेशन से लगभग एक तरीके से नहीं 1/4 आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा, यानी कि जितना पानी है उसका 4 गुना पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होने का ये भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा नहीं है। फ्रेश वाटर के बारे में बात करें वो काफी कम है। लो वाटर इफिशिएंसी यानी कि ज्यादा पानी को जितना इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि पानी को गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैंने कहता कि एक तरीके से पैसे जो है उड़ा दिए, उनका और ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते थे। एक जो है अपना पैसे को उड़ा दिया पता नहीं खाने पीने पार्टी करने में, एक इंसान जो है उसको अपना काम की चीजें लेकर आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। अर्बन पोल्यूशन काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं। खासकर बात करें नदियां नाले, आज के डेट में आप लोग देखते हैं कूड़े करकट से भरे रहते हैं। और क्लाइमेट चेंज, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, ऐसी है आज की डेट में इस दुनिया की खतरनाक पोजीशन। इसीलिए आप लोगों को मैंने कई बार जब पढ़ा है यहाँ पर, तो आप लोग हमेशा याद रखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि बात करता है किसके बारे में, लाइफ बिलो वाटर। तो पानी के बारे में अलग से यहाँ पर गोल रखा गया है ताकि सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे इश्यूज ऐसे निकल के आते हैं जिसके बारे में नॉर्मल जो है लोग जो है बात भी नहीं करते हैं। और पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है यार, मतलब एक तरीके से सोचो सुबह सुबह उठो पानी ना हो तो कैसे जिंदगी जो है वो चल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में पानी जो है पोल्यूशन आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे नदी के बारे में बात करें, लेक के बारे में बात करें, इवन एक्वेफर। एक्वेफर क्या होता है, जब आप लोग नल लगाते हैं कहीं पर आप लोग पानी निकालने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो जो वाटर बॉडी होती है जमीन के अंदर में, जो पीने वाला पानी आप लोग निकालते हैं, उनकी भी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो ह्यूमन लाइफ की जो है एक तरीके से डिग्रेडेशन है। वाटर जो है वो एक तरीके से वाटर इज यूनिकली वनरेबल टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कई तरह के पोल्यूशन आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर आप लोग कचरा ज्यादा हो गया, वहां पर पॉलिथीन ज्यादा होगी। मैरीन पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मछली मर गई सड़ गई, वहां पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लाकर उसके अंदर डाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आते हैं जो कि खतरनाक और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। इसी के साथ में और भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्स, जैसे पोल्यूशन क्या है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट इसमें निकाल दिया। नॉन पॉइंट ऑफ सोर्स कैसे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का कहीं से पानी आया, वहां पर बाढ़ आ गई, वो कहीं और जाकर मिल गया,
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, अलग अलग सोर्सेज निकल कर आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए डाल दी हैं यहाँ पर, कल को चलकर हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जैसे सेफ्टी टैंक वगैरह छोड़ दिया गया, फार्मर का फर्टिलाइजर हो गया, कहीं पर रोड वगैरह में दिक्कत आ गई, वो फट के चलेगी। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये काफी एक प्यारी सी स्लाइड है जो कि आप लोगों के लिए खोजी गई है यहाँ पर। ये इस तरीके की स्लाइड आप लोग डायरेक्ट अपने पास में रख सकते हैं, कल को डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी स्लाइड से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। गुड गवर्नेंस काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पर पानी को ठीक कर लिया, पर लेकिन आगे चलकर यहाँ पर चला बिहार के अंदर पानी की दिक्कतें होने लगी और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर पानी की दिक्कत हो रही है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं मैं किस नदी का उदाहरण ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं गंगा रिवर का उदाहरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोग देखो बिहार से होती, वेस्ट बंगाल से होती, जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को नहीं सुधारेगा तो फिर यहां पर बिहार और वेस्ट बंगाल कैसे सुधारेगा। मान लीजिए बिहार ने सुधार लिया, वेस्ट बंगाल ने नहीं सुधारा, तो एक इंसान से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर घर में शांति रखनी है तो सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तो सबको काम करना पड़ेगा, तो वो वाली कंडीशन है। तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरे एरिया के साथ में भी। अगर इंडिया जो है इंडस रिवर को पोल्यूट कर करके छोड़ता रहे तो पाकिस्तान की खस्ता हालत हो जाएगी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीस और इसी के साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी जरूरी है। एक इंसान ने आकर शांति में काम कर लिया, दूसरा इंसान जो है शांति में काम ही नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का जरूरी है, यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ड्रिंकिंग वाटर और ह्यूमन वेलबींग के लिए काफी जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी है। वाटर रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चेंज या फिर जो हजार्ड्स होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती हैं, तो इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर ध्यान देकर चलोगे तभी जो है चीजें सुधरेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये इनके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। और भी सजेशन अगर कल को आप लोग बोलो कि यार हमें तो आंसर लिखना है, तो ये सजेशन है कुछ जैसे एक तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन, कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कैसे चीजों को सुधारने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाईलैंड एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया कि किस तरीके चीजों को वो करते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर WATSAT तो देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई, कैसे सिटीज को जो स्टैंडर्ड यहाँ पर इवेल्युएट करना है, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीजों, इन्वायरमेंट, उन सब चीजों पर ध्यान देना है। क्योंकि एक चीज से नहीं होती है चीजें। लोकल सोल्यूशन मतलब आप लोग लोकल एरिया के बारे में कुछ जानते नहीं, सोल्यूशन आप लोगों ने दे दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। लोकल एरिया के बारे में जानो। जॉर्डन वाटर एक्शन प्लान यानी कि डिसेंट्रलाइज कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से लेकर चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कल को चलकर आप लोग पानी को सेव कर पा रहे हो, तो वो सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाया करते हैं, तो अगर आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में भी नहीं आओगे और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ में अगर आप लोग जो है देखिए यहाँ पर ना, जब ऐसा टॉपिक आ जाता है, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। होमवर्क के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि अगर पानी के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर को जाकर आप लोगों को ये देखना है कि आज की डेट में जो फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी जो है, वो कितना प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा, NCERT में काफी डिटेल में चीजें कवर है, तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा टॉपिक, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं। और कोशिश किया करो कि अच्छे से चीजों को कवर करके चलो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे, उस तरीके से चीजें कवर करनी है, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इवन पाकिस्तान के साथ भी इसका कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पक्षी को लेकर पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। क्योंकि आज की डेट में ये पृथ्वी पर काफ़ी कम संख्या में पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि लगभग 150 के करीब मुश्किल से हैं ये, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोग बात करें, इंडिया के अंदर मिले। और इसको शिकार करने के लिए पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया था, समझ रहे हो। तो किस लेवल का इंसान का जो है माइंडसेट है, तो उसके चलते पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये, क्यों? क्योंकि इनको जो है ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की बात की जा रही है, गुजरात के अंदर में। तो गुजरात जो है आप लोग देखते हैं यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में एक आप लोगों को राज्य देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ में अपनी बाउंड्री टच करता है। और इसी के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री आप लोगों को इसकी पाकिस्तान भी देखने को मिल जाती है। और बाकी आप लोग जानते हैं कि अरेबियन सी के साथ में काफ़ी बड़ा बॉर्डर टच करता है। टोटल हमारे देश में 9 ऐसे राज्य हैं जो बाउंड्री टच कर, बेसिकली जो ओशन के साथ में बाउंड्री टच करते हैं, उसमें से एक आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, GIB मतलब इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये एक ऐसा पक्षी है, अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे गूगल के अंदर कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, यानी कि एक तरीके से पक्षी कौन सा है,
तो आप लोग खुलकर सबसे ऊपर इसका नाम आएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके चलते आप लोग समझ पाओगे कि क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और क्या क्या इश्यूज आज की डेट में इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ये साइज में काफ़ी बड़ा है, तो इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी हम लोग लाइनें लगाते हैं इस तरीके से कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके, जिसको बिजली का ट्रांसमिशन किया जा सके। वो अलग बात है कि ट्रांसमिशन लॉस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, उसको कम करने के कई सारे साधन ढूंढे जाते हैं, इसलिए सोलर एनर्जी आज के डेट में हम लोग यूज़ करने लगे हैं। पर लेकिन दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है यार, यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो यहाँ पर इन ट्रांसमिशन लाइन से लड़कर अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो ऐसे भी इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आगे टॉपिक के बारे में कि आखिर इसको ट्रांसलोकेट क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये डाउट आना चाहिए, तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। एक कानून है हमारे देश में, अगर कोई भी जानवरों के साथ में खासकर जो जंगल में पाए जाते हैं कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कंट्री में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये यहाँ पर पावर में आता है जब भी यहाँ पर कोई भी किसी जीव जंतु के साथ में, जंगल में रहने वाले जीव जंतु के साथ में कोई छेड़खानी करता है। तो आज की डेट में ये ऐसा जीव है इस धरती पर जो कि पिछले 50 सालों में इसकी पॉपुलेशन जो है वो 90% खत्म हो चुकी है। जैसा मैंने बताया ना कि कम 150 से भी कम बचे हुए भाई साहब ये, इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1970 में जो इनकी संख्या थी वो 1260 के करीब थी और अब ये 150 के भी करीब बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या था कि कच्छ वाले रीजन में, जो कि गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर कच्छ की ये देखने को मिलेगी आप लोगों के सामने। तो इस पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन लगाई रही है बेसिकली यहाँ पर, जिसके चलते ये बोला गया कि इनकी संख्या जो है घट सकती है, कल को चलकर इनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेटिव दिया था कि यार ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगाएंगे वो ऊपर ही ऊपर जानी है, कहीं पर लिखी हुई है किसी किताब में, यानी कि ऐसा थोड़ी ना कि आप लोगों को लाइनें ऐसे ऐसे ले जानी है, आप लोग अंडरग्राउंड कर कर भी तो लाइनों को ले जा सकते हो। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई थी। पर लेकिन जब यहाँ पर इसका रिप्लाई आया तो ये बोला गया कि यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके चलते यहाँ पर फिर से इनको इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन लगानी है जो कि ज़मीन के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये बर्ड हैं इनको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही है। एक तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि ये बोला गया कि अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर आप लोग लगाते हो तो फिर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या कर रहे हो, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे कुछ इस तरीके की चीज़ें। इनको डाइवर्टर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी जो भी ऐसे यहाँ पर जो खासकर जो लाइन्स होती हैं उनके ऊपर इनको टांगा जाता है ताकि जो पक्षी वगैरह हैं यहाँ पर इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। कई बार कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ये अलग अलग तरीके के डाइवर्टर्स हैं जिनसे जो पक्षी हैं अपना थोड़ा कई बार डिस्टेंस बनाकर रख लेते हैं। पर लेकिन फिर भी इसको आप लोग 100% तो सेफ आप लोग यार बोल ही नहीं सकते कि 100% सेफ हो जाती हैं चीज़ें। तो इसके चलते यहाँ पर ये कई बार बातें की जाती हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हम लोग कितना उन चीज़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं जो कि ऑलरेडी ज़मीन पर से ख़त्म होने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ये जो बर्ड है यहाँ पर ये एंडेमिक की कैटेगरी में पहुंच चुकी है। मतलब यहाँ पर यह कि इसकी संख्या जो है वो खत्म होने वाली है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब ये होता है कि बस भाई साहब अगर यही हरकतें चलती रही, पिछले 60-50 सालों में आप लोगों ने 90% खत्म कर दी और अब तो ये आप लोग समझ सकते हैं जैसे डेवलपमेंट हम इंसानों का चल रहा है तो इनकी कहानी जो है और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। 5-7 सालों के अंदर किताबों में पढ़ा करेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर में एक ऐसा पक्षी पाया जाता था जो कि सबसे बड़ा हुआ करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी कि इंडिया वाले एरिया के अंदर में, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड हुआ करता था। ऐसा आने वाले बच्चों को हम लोग बताएंगे 8-10 सालों में अगर जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है वैसी सिचुएशन यहाँ पर चलती रही, क्योंकि जो ग्रास लैंड जहाँ पर ये रहते थे उनकी भी संख्या जो है कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। जिस तरीका एरिया जो यहाँ पर ये यूज़ करते हैं वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इसके चलते काफ़ी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो GIB हैं यहाँ पर वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो बात करें ये सारा एरिया जो है वो इंडियन आर्मी के कंट्रोल्ड एरिया में है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इंडियन आर्मी का जो एरिया कंट्रोल्ड एरिया है इसलिए यहाँ पर इनकी संख्या बची हुई है, ठीक है, अगर देखा जाए तो, ठीक है।
अगर नॉर्मली हम लोग वहाँ पर भी वरना कोई ना कोई डेवलपमेंट करते, कोई और चीज़ें करते। और जबकि आप लोग देखते हैं ये इंडियन जो फील्ड है फायरिंग रेंज है नियर पोखरन वाले रीजन में, तो फिर भी जो है यहाँ पर इनकी संख्या जो है मैक्सिमम उसी एरिया में पाई जाती है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो नॉर्मली हम लोग जो है डेवलपमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ ना कुछ बनाते हैं, कहीं कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगा रहे हैं, कहीं और फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर लेकिन इनका ऑल्टरनेटिव हम लोग को खोजना पड़ेगा, तभी जाकर सोल्यूशन निकलेगा। मतलब क्या बोल दिया मैंने, मतलब मैंने ये बोल दिया कि अभी यार आप लोगों को बोला है कि 1 जुलाई से जो है पॉलीथीन आप लोगों को यूज़ नहीं करनी है। तो आप लोगों ने ऐसे कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने पॉलीथीन जो है वो अपनी ज़िंदगी में से हटा दी है? बिल्कुल, जिसने हटा दी है वो येस लिखेगा और जिसने नहीं हटाई है वो नो लिखेगा। और जो अभी भी यूज़ कर रहा है वो बताना कि वो कब इसको हटाने की बात कर रहे हैं। यार मेरे हिसाब से तो देखो, जितनी जल्दी इनको बेसिकली ज़िंदगी में से हटा दो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की भी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है अगर हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर उनका ऑल्टरनेटिव अभी बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, पर लेकिन ऑल्टरनेटिव अगर थोड़ा सस्ता होगा या फिर उसी रेंज में होगा जिस रेंज में पॉलीथीन आप लोग बेच रहे थे, तो लोग उसको अडेप्ट कर लेंगे आसानी से। उदाहरण के तौर पर ये तो पॉलीथीन का हो गया, एक और उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लेकर आने, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चलेंगे, जी हाँ बिल्कुल चलेंगे, पर लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल चल रहे हैं पहले उनका प्राइस जो है वो यहाँ पर डाउन होना चाहिए, जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस डाउन होना चाहिए जितना पेट्रोलियम और ये बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से चलने वाले व्हीकल हैं इनका है। तब जाकर यहाँ पर लोग इसकी तरफ को थोड़ा सा एक तरफ से नजर उठाकर देखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बैटरी की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो चार्जिंग स्टेशन है वो अच्छे खासे होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, तब जाकर चीजें होंगी, वरना कंडीशन जो है लोग जो है कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ के, जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सीएनजी किट लगा के चलने लगे अपना आराम से। तो आप लोग समझ सकते हैं ना इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑल्टरनेटिव सीएनजी किट ढूंढ लिया लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आज किट में अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगा लिया, और इवन कंपनी फिटेड भी आप लोगों को देखने को नॉर्मली मिल जाती है। सॉरी, हिचकी आ रही है इतना याद मत किया करो लेक्चर सुनते सुनते, ठीक है, हिचकी आती है फिर तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन सीधी सीधी ये निकल कर आती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव थोड़ा सस्ता पड़े तो ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बोला जाए तो ऊपर लाइन ले जाने के बजाय अगर ज़मीन में ले जाते हैं तो उसको बोला गया इनके द्वारा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो इसके चलते इसी लाइन को ले जाने की बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें यहाँ पर बोली थी वो उनको बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम को करने के, तो यहाँ पर इनका ये तरीका है। तो इनके द्वारा बोला गया कि अगर यहाँ पर इतना काम करना है, अगर हम लोग इनको ट्रांसलोकेट ही कर दे तो कैसा रहेगा। तो इनके द्वारा ट्रांसलोकेट करने की बात की गई एक जगह से दूसरी जगह पर। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, CITES, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताएगा, ठीक है। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इसमें अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, और कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज जिसको CMS आप लोग बोलते हैं उसके भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसके शेड्यूल 1 में इसको रखा गया। और जहां जहां पर भी इसको रखा गया है, चाहे इंडेंजर्ड में अपेंडिक्स 1 में अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, ये वो एरिया है इन कानूनों के जहां पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है अगर कोई इस कैटेगरी में आ जाता है। मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई साहब। आप लोगों ने शब्द सुना है कि हॉस्पिटल में है वो इंसान क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्रिटिकल मतलब कोई टाइम बचा हुआ है, जान प्राण निकल सकते हैं, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी जो 150 बचे हुए हैं यहाँ पर, ये किसी भी टाइम यहाँ पर आप लोगों को जो है वो खत्म होते यहाँ पर नजर आएंगे अगर इनको आप लोगों ने एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराई। तो ये बातें बोलने की बात की जा रही है। क्या गवर्नमेंट कोई मेजर्स नहीं ले रही है, गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच रही है? देखिए, सोचना और करना यानी कि कथनी और करनी में डिफरेंस आप लोगों को नजर आता है। मतलब क्या है, सोचते तो आप लोग भी हैं सारे कि हाँ हम लोग क्या करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, ठीक है, अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, सुबह से शाम तक अपना रूम जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। तो ये सारी चीजों में से कितने आप लोग डेली कर पाते हैं? अगर आप लोग 70% से 80% भी अगर डेली कर पा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत ही कम कर पाते हैं, और जो अपने आप को पुश कर लेते हैं वो सही डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो जिंदगी में देखो सबको आलस आता है, सबका शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ है, मुझे भी आलस आता है, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों का आलस या फिर आप लोगों की जो चीजें हैं, जो गोल है आप लोगों का, अगर आप लोगों का आलस बड़ा है तो गोल छोटा है तो आलस आएगा, वो आप लोगों को ले जाएगा, ठीक है भैया सो जाओ, एक्सरसाइज मत करो। पर लेकिन अगर आप लोगों का गोल बड़ा है तो वो आप लोगों के आलस को छोटा कर देगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी है तो वो आप लोगों के आलस को छोटा कर देगी। वरना सुबह को अलार्म बजते ही 99% लोग जो है बंद कर 5-10 मिनट सोने के नाम से
और आधा आधा पौना पौना घंटा या 1 घंटा 2 घंटे बाद उठते हैं और फिर अपने आप को कोसते रहते हैं पूरे दिन। वो नहीं कोसते हैं, उनका दिमाग कोसता है कि उठ लिया, करवा ली बेइज्जती, अपना खुद ने डिसाइड किया, खुद से डिसाइड करके भी नहीं उठा गया तुझसे, तो किसी और ने भी नहीं बोला था यार, अपने आप से तो डिसाइड किया था, अलार्म अपना भी सेट किया था ना, कोई और तो नहीं कर रहा था। ये आपका दिमाग बोल रहा है आप लोगों को, ठीक है। वो पूरे दिन कर आएगा आप लोगों को कि हाँ, बोलते हैं बड़ी बड़ी डींगे फेंकते हैं, कल उठेंगे, हाँ कल देखना बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे, नहीं हुई ना, कई दिन से बोल रहे हैं आंसर राइटिंग करेंगे। वीर सर ने तो सैटरडे को ऐसे भी देते हैं, वो उसी के साथ में संडे को एथिक्स का भी देते हैं, डेली 2 क्वेश्चन भी देते हैं। हम सोचते हैं कल से करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, नहीं यार आज छोड़ देते हैं, आज दिन अच्छा नहीं है, कल से करेंगे, आज ना मन नहीं कर रहा था। जो ये वाले बहाने चलते रहेंगे ना जब तक, इसका मतलब आप लोग अपने आप को अपने गोल से दूर धकेलते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की टेंडेंसी है ना, ये आप लोगों की ही जिंदगी बर्बाद कर रही है, किसी और की नहीं कर रही है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आप लोग जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो सोचो इसके बारे में थोड़ा सा कि आप लोगों का आलस जरूरी है या गोल जरूरी है। जो भी जरूरी है उसको एंजॉय करो, फिर ये मत बोलना कि यार वो चीज़ें गलत होगी, क्योंकि डिसाइड भी आप ही ने किया है ना, कोई और तो कर नहीं रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन वो इतने मन से नहीं है कि इनकी संख्या घटती जा रही है। तो इसका मतलब मेजर्स कैसे ले रहे हो भाई तुम? आप लोगों ने संख्या जो है घटाकर इनकी 150 ला दी, जो लगभग 1200 से भी ऊपर थे। तो इसका मतलब आप काम तो ढंग से कर नहीं रहे हो, काम ढंग से करते तो इनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, कुछ काम किए गए, हालांकि अगर लिखने के लिए आ जाए तो जैसे स्पेसिस रिकवरी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान बनाए गए हैं, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी लाई गई है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, इको फ्रेंडली मेजर्स कई सारे लिए जा रहे हैं। पर लेकिन मेजर्स का क्या फायदा है? वो नहीं कि वही बात हो गई कि भाई साहब डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली अपना सारे काम कर रहे हैं, ना तो लाइफ में प्रोग्रेस दिख रही है और ना ही जो है वेट कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही बढ़ती जा रही है। अगर प्रॉपर वे में उसको चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, और फिर आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। एक छोटी सी बात और याद रख लेना यहाँ पर, जैसे साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कई बार आप लोगों से, तो यह आर्डियोस्टिस, ये है नाइग्रेसिप्स, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए कई सारे जो है जीव जंतु का ऐसा पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया यहाँ पर रख सकते हैं, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो सोल्यूशन क्या है, क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर करनी चाहिए अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो वैसे आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जो केस लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, इनको बोलते हैं MK रणजीत सिंह वर्सेस जो अदर्स, जो यहाँ पर एन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस यहाँ पर निकल कर आया। इसमें बोला गया था कि यहाँ पर जो रिसेंट जजमेंट था कि भाई साहब जो थोड़े बहुत बच्चे पड़े हैं यहाँ पर, इनकी भी संख्या आप लोग खत्म कर दोगे। तो इसलिए जो भी आप लोग यहाँ पर लाइन लेकर जा रहे हो वो अंडरग्राउंड आप लोग को लेकर चलनी चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा फिर एफिडेविट की भी बात की गई थी यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर पहले बात हुई थी, ये मतलब मार्च जो 15/2021 की बात यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर उनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई इसके कि हाँ किस तरीके से लेके चलेंगे। वही सब बातें हैं कि इंसान जो है फिर सोचता है कि क्यों फालतू में इतना पैसा लगाना है, कहीं और जगह उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर फिर निकल के आने लगती है। ये एक और स्लाइड डाल दी है, जब आप लोग देखिए पीपीटी डाउनलोड करते हैं ना, कई सारी उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ। जैसे बहुत सारी तो रिपीट चीज़ें देखने को मिलेगी जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। बाकी जैसे कि यहाँ पर ये सुपरवाइज्ड करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें कैसे इनको बढ़ाना है वो सब चीज़ें। और हैचिंग फैसिलिटी आप लोगों को इसकी जैसलमेर में देखने को मिल जाती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसके लिए नेशनल लेवल पर, जैसे नेशनल कंजर्वेशन जो यहाँ पर इसका ब्रीडिंग सेंटर वो आप लोग गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें पीपीटी जब बनाता हूँ तो पीपीटी में आप लोग को बहुत सारी और भी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो आप लोग यहाँ पर ये, ताकि आप लोग अपना जो है वो रिविजन कर सको। इसीलिए इसके ऊपर मेहनत की जाती है, आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर सको, ठीक है। तो ये पूरा एक आर्टिकल हो गया, समझ में आया या फिर कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताइएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो वो भी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो थम्स अप देकर बताना, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो यार, जब भी आप लोगों को लगे कि सही है या फिर गलत है। और कच्छ वाले रीजन की बात की जा रही है, अगर आप लोग गुजरात से आते हैं तो आप लोगों के लिए स्टेट पीसीएस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फिर गुजरात में अगर कोई एग्जाम होता है लोकल लेवल पर तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। बाकी क्या चल रहा है अगर इसके बारे में आप लोगों से बातें करूं, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की रेस चल रही है पूरी अच्छे से। वैसे तो मैंने पॉलिटी में काफ़ी डिटेल में कवर करा रखे हैं, पर लेकिन एक बार कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इनके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे कि कभी भी आप लोग कोई डाउट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए इलेक्शन चल रहा है तो रेगुलर ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। केजरीवाल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से बोल रहे हैं कि मेरी सिंगापुर की विजिट जो है वो बेसिकली अलाउ कर दो, क्योंकि सिंगापुर ये जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि सिंगापुर में मीटिंग होती है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, तो ये दिल्ली को इन्वाइट करते हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है।
2012 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो कल्चर फोरम है यहाँ पर 43 पार्टिसिपेटिंग मेंबर हैं। दिल्ली के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो कल्चर दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब अपनी कंट्री कहीं पर रिप्रेजेंट करती है। लास्ट ईयर की जो थीम थी द फ्यूचर ऑफ कल्चर, तो ये थीम थी, तो उसके चलते यहाँ पर और इसी के द्वारा इनके द्वारा कई बार कई सारी चीज़ें भी पब्लिश की जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सीधा सीधा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आगे भी न्यूज़ में रहेंगी, क्योंकि जब ये मीटिंग होगी इसके बारे में बात की जा रही है 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का, फिर न्यूज़ में आएगी, फिर कभी भी डिटेल में इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, अभी ये न्यूज़ है, इसको चलने दो, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाती है ना, जब जाएंगे वहाँ पर अगर चले जाते हैं तो कुछ अच्छी बातें करके आए, फिर वहाँ पर कुछ और एक तरीके से थीम वीम निकल कर आएगी। तो टॉपिक जब कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक निकल कर आता है। अभी आप लोगों ने देखा G20 के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। अब G20 की मीटिंग जब होगी प्रॉपर बाली में, तो फिर मैं इसको कवर करा दूंगा। इंडोनेशिया के अंदर होगी। पहली बार ऐसे कोई लीडर है जिनका नाम है जोको विडोडो, जो कि यहाँ पर जाकर मिले यूक्रेन के जो लीडर से और रशिया के लीडर से, जो कि यूक्रेन वॉर जब से चल रही है, तो इनका इंटरव्यू है यहाँ पर। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और जो ये है दोनों मिलकर काम करने वाले हैं फूड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, तो उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 के कितने डोज किसको दे दिए और आप लोगों ने अपना डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। तो आप लोग ये बताइए जो भी बच्चे हैं अपना डोज कंप्लीट करा लीजिए। अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने डोज कंप्लीट नहीं कराए। ट्रेन की सर्विस को रिज्यूम करने की बात की जा रही है यहाँ पर जुलाई 22 से। ये बातें यहाँ पर की जा रही है, कहाँ पर, आसाम के अंदर। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप लोगों को दिखाया भी था कैसे ट्रेन जो है बहा कर ले जाई जा रही है बारिश के द्वारा। इतनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, तो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी। आप लोगों को बता दूं, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसको स्पोर्ट कल्चर के तरीके से देखा जाता है। खैर कई बार कई सारे लोग जो होते हैं यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, अपना एक तरीके से ना स्पोर्ट में जाना है तो हरियाणा में जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि हरियाणा को स्पोर्ट का गढ़ माना जाता है। तो हरियाणा के अंदर 18 न्यू स्पोर्ट अकेडमी जो है वो यहाँ पर ओपन की जा रही है, ताकि और अच्छे से चीज़ों को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, आप लोगों का फेवरेट गेम कौन सा है? अगर आप लोगों से पूछूं कि यार ये गेम खेलने में मजा आता है, बताइए जरा। अभी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वायलेंस हो गया काफ़ी ज़्यादा, स्कूल की जो लड़की है उसकी डेथ के ऊपर में। तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरे स्कूल के अंदर आग लगा दी, जो इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर आग लगा दी। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है क्लास 12th गर्ल की, वो पाई गई हॉस्टल के ब्लॉक के अंदर में, कैंपस के अंदर में, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट लग गया। अभी क्या रीज़न रहा है वो तो पता नहीं, पर लेकिन ये ऐसे इशू होते हैं निकल के, पूरा स्कूल का ढांचा जो है वो यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया, जो यहाँ पर प्रोटेस्टर के द्वारा। तो क्या ये सोल्यूशन होता है? अगर आप लोगों से कोई पूछे इसके बारे में, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही पैटर्न में चीज़ें देखने को मिल जाती है कई बार। एक छोटा सा आर्टिकल था जो यहाँ पर बात कर रहा था बोनुलू के बारे में। तो बोनुलू एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, ये नॉर्मली तेलुगु लैंग्वेज में हैदराबाद और सिकंदराबाद के आप लोगों के लिए देखने को मिलता है। और यहाँ पर बोनुलू फेस्टिवल जो है ये इन्वॉल्व करता है एक तरीके से, इसमें कहता है भोजनम। ठीक है, तो एक तरीके से खाना यानी कि मील जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। महाकाली की आप लोगों को यहाँ पर गोडेस महाकाली की जो एक तरीके से आराधना होती है, और ये काफ़ी लंबे समय से, लगभग 18th सेंचुरी से हैदराबाद स्टेट के अंदर जो ये फेस्टिवल है वो ओरिजिन हुआ था। तो ये हल्का सा हिस्ट्री का जो कल्चर वाला पार्ट है उसके अंदर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 32 के करीब बिल जो है वो लिस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है। 3 सेशन होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का बजट सेशन, फिर होता है मॉनसून, और फिर होता है विंटर सेशन। सबसे बड़ा बजट होता है, दूसरे नंबर पर मॉनसून और तीसरे नंबर पर विंटर। ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है, तो इसी के बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है चाइना और इंडिया जो है वो मिलकर यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, तो चीज़ों को कैसे आगे लेकर चला जाना है, क्योंकि दोनों की कंट्री के रिलेशन जो है वो सही नहीं रहते हैं जब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे की बाउंड्री के बारे में। तो उसको कैसे लेके चलेंगे तो देखने वाली बात होगी। बोला गया 50% फार्मर जो है उनको बेनिफिट नहीं मिला है लोन वेवर का। तो यहाँ पर कहाँ पर कितना फायदा मिला है तो ये दिखा रखा है अलग अलग स्टेट का। ठीक है, ये ऐसी कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पर शेयर की जाती है। रेगुलर 2 क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग देखिए। SLVpedia वाले पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर कनेक्ट कीजिए। ये पर एक तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए पोस्ट की जा रही है, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। कई सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों को नजर आते हैं, और आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को आंसर देना है। 2 डेली क्वेश्चन में पोस्ट करता हूँ, एक तो अभी का और एक पुराना, तो यहाँ पर इसको आप लोग जरूर कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं।
बाकी यहाँ पर जो है टेम्पल के अंदर जो है इशू हो गए यहाँ पर टेम्पल और होम लेकर, जिसके बांग्लादेश के अंदर अटैक किया जा रहा है। तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर पाकिस्तान का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश के अंदर भी, ऐसे इशू जब निकल कर आते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब जो है आर्मी को बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर सेना, जिनका नाम है यहाँ पर शहबाज शरीफ, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट न करो, मतलब तुम्हारी को सपोर्ट करो तो सही है, उनकी को सपोर्ट न करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जंगलों में आग लग रही है यूरोप के अंदर भी, यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में कई जगह जंगलों में आग लगती हुई नजर आती है, जैसे ब्राजील के फॉरेस्ट में आग लगी थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लगी थी, हमारी कंट्री में भी कई बार आग लगती है। तो फॉरेस्ट फायर वाला पूरा इशू बन जाता है। किसी दिन एडिटोरियल आएगा, पूरा फॉरेस्ट फायर वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। A4 साइज की सीट पर उसके नोट्स बना के रख लेना, कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ पीपीटी के नोट्स प्रॉपर वे में, या फिर आप लोग यहाँ से उनको एक तरीके से नोट्स बना लेना, या फिर पीपीटी रख लेना अपने पास में, तो सारा टॉपिक एकदम कवर। ठीक है, रसिया जो है उसने घमासान मचा रखा है यूक्रेन के अंदर, वो आप लोगों को पता ही है, एक अलग ही लेवल की वहाँ पर चहलगमी चल रही है। यूएसए जो है वो एक तरीके से वेस्ट एशिया में घूम रहा है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर बोला है कि एक तरीके से टेंशन प्रोवोक करेगा, यहाँ ईरान के द्वारा बोला गया, क्योंकि यूएसए की जैसी स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर वेस्ट एशिया में शांति नहीं बनाने देगा, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली सुडोकू के बारे में फिल करना है, इसको आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, माइंड को स्टेबल करेगा। और ये लास्ट वाली सुडोकू का सॉल्यूशन भी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन कौन सुडोकू बढ़ता है बताना जरूर, और एंजॉय कर रहे हो कि इसको नहीं कर रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। आप लोग अगर सी सेट जो है वो भी वीकेंड में जरूर उठाया करो एक बार, बहुत फायदा आप लोगों को इन चीजों से देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राउड मोमेंट फील करने की बात है यहाँ पर। पीवी सिंधु के द्वारा सिंगापुर जो ओपन जीता गया शानदार तरीके से, तो जीत की खुशी का सेलिब्रेशन तो बनता ही है, एक तो ये बहुत बड़ी खुशी होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यहाँ पर इनको द्वारा जो मेहनत की गई है। पर खुशी के ऊपर 4 चांद लग गए, वो क्यों आप लोग पूछोगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर देखा मैंने कि चाइनीज़ को हराया है, ठीक है, तो वांग जी यी को हराया इनके द्वारा 21-9, 11-21 और 21-15 से, और इनके द्वारा अपना जो है पहला सिंगापुर ओपन यहाँ पर जीता गया शानदार तरीके से। तो याद रखिएगा यहाँ पर पीवी सिंधु के द्वारा यहाँ पर जीता गया, चाइनीज़ जो प्लेयर है उसको हराकर, तो हमारी खुशी जो है वो डबल हो गई। ठीक है, और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, जो कि आप लोग जिंदगी में अपने भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नेवर गिविंग अप, नेवर गिविंग अप। ठीक है, इसी के साथ में नेवर गेटिंग डिमोरलाइज बाय स्लम्प, यानी कि उतराव चढ़ाव आप लोगों को जिंदगी में हमेशा आते रहेंगे, पर लेकिन आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अपने आप को थामना कैसे है। तो टीचिंग अस हाउ टू राइज अगेन, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग पीवी सिंधु से सीख सकते हैं कि जिंदगी में हाई और लो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती है, तो उस टाइम पर आप लोग अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी हो गया आप लोगों का, कई बार गेम से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। ओके, आज जैसे मैंने बोला था आप लोगों को 2 SLV कमांडो हैं, एक है यहाँ पर कृतिका जिनके द्वारा इंग्लिश में काफ़ी शानदार आंसर दिए गए हैं, और दूसरे हैं यहाँ पर नीतीश कुमार, इनके द्वारा हिंदी में काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए। तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग भी अगर कुछ चाहें तो यहाँ पर अपने आंसर जो है अच्छे से दे सकते हैं, और अगर खुद से आंसर नहीं बन पा रहे हैं तो दूसरे का आंसर जो है वो आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, और इसी के साथ में जैसे वीडियो कंप्लीट होती है तो रिकॉल जरूर किया करो चीज़ों को, लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाओगे, और कोशिश ये करनी है कि आंख बंद कर एक बार, वो नहीं कहते कि पूरी वीडियो में गो थ्रू हो जाओ कि अच्छा क्या क्या सुना है आज, फिर देखो कितने लंबे समय तक आप लोगों को चीज़ें याद रहती हैं। 5 नए शब्द आज आप लोगों की डिक्शनरी में ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पर बोले गए हैं, जो कि एक एक शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंग्लिश इंप्रूव करने के साथ साथ में आंसर राइटिंग भी आप लोग की इंप्रूव करेंगे। पहला बोला गया कैपेक्स, और ये तो एक इकोनॉमिक टर्म है, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कोई भी ऐसा आप लोग खर्चा करें जो आप लोगों की बेसिकली फिजिकल एसेट जो है वो बढ़ाए। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मैंने कई बार बोला है कि कुछ भी ऐसा सामान जब आप लोग खरीद कर लाएं जिससे आप लोग पैसा कमाने लगे, जैसे कि आप लोगों ने कोई प्लांट, कोई बिल्डिंग, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया। जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप खरीद लिया और घर में आप लोगों ने कैफे खोल लिया, तो वो कंप्यूटर लैपटॉप आप लोगों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि आप लोग उससे पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर नए प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के द्वारा किए जाते हैं उसमें आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर ये डे बाय डे की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है, और यहाँ पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों शब्द जो है याद रखिएगा, इकोनॉमी की टर्म है। तो ये समझो आप लोगों की इकोनॉमी की एक टर्म पक्की होगी आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्टम्बलिंग के बारे में, यानी कि कठोर या फिर एक तरीके से वो ठोकर बोला है, कठोर नहीं ठोकर मतलब, ठीक है, एक तरीके से चीज़ ऐसी होना कि ठोकर लगना, हिलना, आपने कि एक तरीके से स्टम्बल कर रहा है। ठीक है, तो जो वाली चीज़ें हैं, तो स्टम्बलिंग मतलब एक तरीके से बैलेंस बिगड़ जाना, बैलेंस को लूज कर देना,
वो वाली चीज़ें हैं। या फिर मूविंग विद डिफ़िकल्टी, कई बार आप लोगों ने देखा हो कई सारे लोग जैसे एज बढ़ जाती है तो हाथ पैर हिलते हैं जब चलते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एबिंग का मतलब है क्षीण हो जाना, ग्रेजुअली चीज़ों का डिक्रीज हो जाना, तो इसको एबिंग बोलेंगे। स्पोर का मतलब है प्रेरणा, एक तरीके से प्रमोट करना, इनक्रेज करना, एक तरीके से इंसेंटिव देना किसी को। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे इंसान जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी कोई बात सुन ले बस। आजकल लोग बोलने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले बहुत कम है। अगर किसी की बात की दिल की बात आप लोग सुन लोगे तो उसका दिल हल्का हो जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, यानी कि लैक ऑफ फ्लेवर, यानी कि एक तरीके से वीक या फिर टेस्टलेस भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो 5 नई वोकेबलरी आज आप लोगों के जो है पिटारे में ऐड हो गई, तो इनको आप लोग डेली जब भी नई वोकेबलरी सीखा करो तो पुरानी आप लोगों को रिवाइज करनी होती है, ठीक है। तो बताओ कि कल कौन से 5 शब्द सीखे थे, देखता हूँ किस किस को याद है और कौन से इसे बता पाता है। बात की जा रही है यहाँ पर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि पर्वतों पर जो माउंटेन रेल चलाई जाती हैं। आप लोग बताइए कोई बैठा है इनमें? मुझे आज तक बैठने का मौका नहीं मिला, पर हाँ जब भी कभी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर बैठूंगा जरूर, ठीक है। अभी किसी और एरिया का भ्रमण चल रहा है, जब यहाँ पर कभी इस एरिया का भ्रमण होगा तो वहाँ पर फिर जरूर बैठूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव। अगर आप लोग बात करें दार्जिलिंग, इसी के साथ में यहाँ पर जो दार्जिलिंग हिमालय के साथ में नीलगिरी माउंटेन रेंज और कालका जी शिमला वाले में तो शायद कोई ना कोई जरूर बैठा होगा, बताइए जरूर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ पर ये आता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है ये 1861 की, कालका शिमला रेलवे जो है ये 1898, ठीक है। ये 1881 सॉरी, और यहाँ पर 1898, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन रेंज जो है ये है 1908 की, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ये है बेसिकली मैथरन हिल रेलवेज, ठीक है। ये है 1907 की। तो कई बार इनके बारे में आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, जिसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। तो ये जो रीजन है ये आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेटेड देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न घाट में सदर्न इंडिया में आप लोगों को नजर आएगा, जो कि आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट भी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अपनी देश के कल्चर के बारे में जितना जानने को मिले उतना ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश ये करो कि एक तरीके से रेगुलरली कुछ ना कुछ कल्चर के बारे में आप लोग पढ़ा करो। अगर आप लोग रियलिटी में अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं तभी आप लोग आगे चलकर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताइएगा। पीडीएफ तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है, कई सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में बोल लेते रहते हैं, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि एक तरीके से ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो शेयर जरूर करना, दूसरों तक आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। मैंने कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, ठीक है, प्यार बांटते चलो। बाकी यार मौका मिले तो पेड़ जरूर लगाइए, मानसून का टाइम है, लगाओगे तो आसानी से पनप जाएगा। और इसी के साथ में एंजॉय करो लेक्चर को, और जो भी लगता है सजेशन देने लायक है वीडियो के बारे में, सजेशन देने से पीछे नहीं हटना है। मैं ऑलवेज ओपन हूँ फॉर सजेशन, अगर वो सबको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।